नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने किसी डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट में बहुत सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहने का मतलब अगर मैं उसको किसी ग्राफ पे रखता हूं तो कुछ इस तरीके का है कि दोनों साइड कर्व इक्वल स्प्रेड ले रहा है। मतलब मैं चाहूं तो उस डेटा को जब ब्रेक करता हूं तो बिल्कुल 50-50% ब्रेक हो जाता है। आधा लेफ्ट हैंड साइड लाई करता है, आधा राइट हैंड साइड। तो ये जो बीच की फिगर है दैट इज मेरी एवरेज। मैं उस डेटा को एवरेज आउट कर सकता हूं बिल्कुल मिडिल। तो यही मेरे लिए मीडियन है, यही मेरे लिए मॉड है, यही मेरे लिए मीन है। एवरीथिंग इज दैट सेंट्रल वैल्यू। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो ये कहते हैं अगर ऐसा कोई डेटा आपको नॉर्मली फिट मिल जाता है किसी ग्राफ में, किसी कर्व में, तो आप आराम से जज कर सकते हो कोई एक वैल्यू उस डेटा की किस साइड लाई करेगी। उसकी प्रोबेबिलिटी जज कर सकते हो कितनी चांसेस हैं वो इस मिडल वैल्यू से ऊपर लाई करेगी, कितने चांसेस है वो मिडल वैल्यू से नीचे लाई करेगी। तो जैसे कि सपोज मैंने कोई एक्स वैल्यू ली, लेट सपोज एक्स, राइट। तो राइट में भी लाई कर सकती है, इट कुड बी लेफ्ट साइड ऑल्सो। तो कहते हैं क्या चांसेस होते हैं दोनों एरियाज में लाई करने के। तो मैंने कहा अगर मैं पूरे एरिया को वन में मानूं, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वन होती है, राइट। तो अब जब ग्राफ को मैं दो हिस्से में बांट रहा हूं और दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो कहने का मतलब 0.5 प्रोबेबिलिटी इधर होगी, 0.5 प्रोबेबिलिटी इधर होगी प्लस। When we Yes, sir. distributing the graph in two equal parts, तो कहने का मतलब 50% chances to be lie there, 50% chances to be here, yes no? तो अब कहने का मतलब तो प्रोबेबिलिटीज की कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व की? 50% 50%, 0.5 देयर, 0.5 लेफ्ट हैंड साइड। अब कहते हैं एक और किस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व इफेक्ट होता है। अभी क्वेश्चंस पे आऊंगा, पहले बेसिक चीजें बता रहा हूं, सिर्फ बेसिक। फिर एक पैटर्न भी बता दूंगा, उस पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएगा। अब देखना एग्जाम में सिर्फ फिगर चेंज होगी, पैटर्न विल रिमेन सेम। बट पहले कोशिश करते हैं थोड़ा सा कर्व के बारे में जानना। तो ये कर्व किन चीजों से इफेक्ट होता है? तो इसके दो पैरामीटर होते हैं। एक तो दिखाई दे रहा है, दैट इज म्यू, दैट इज आर एवरेज, जिसको जनरली क्वेश्चंस में मीन से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज अ मीन वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। पूरा पॉपुलेशन है ना, पूरे डेटा को इसमें फिट करा है, उस पूरे डेटा को बोलते हैं पॉपुलेशन साइज। तो उस पॉपुलेशन का ये मीन है, एवरेज आउट, सेंट्रल वैल्यू। तो इसलिए म्यू को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन मीन। ठीक है। एक पैरामीटर ये बोला जाता है इसका। एक पैरामीटर बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा, राइट। ये दो पैरामीटर डिसाइड करते हैं हमारा ग्राफ कैसा होगा। म्यू कैसे डिसाइड करता है? म्यू जितना ऊंचा होगा, जितनी हाई वैल्यू होगी, तो कर्व उतना ही ज्यादा ऊपर जाएगा, और जितनी नीचे होगा मीन, उतना ही कर्व नीचे आएगा। मतलब मोर द म्यू, हायर विल बी द कर्व, यस। और लेस द म्यू, उसकी पीक कम हो जाएगी। तो व्हाट पॉपुलेशन मीन विल डिसाइड ऑफ द कर्व इज, उसकी पीक कितनी होगी, वो ज्यादा ऊंचा कर्व होगा कि वो नीचे कर्व होगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या डिसाइड करता है कि स्प्रेड कितना है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी डेविएट करती है, कितनी डेविएशन है, कितना गैप है। तो जितना ज्यादा गैप होगा कर्व उतना ज्यादा स्प्रेड होगा, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा कर्व उतना ज्यादा स्प्रेड होगा, यस नो? समझ आई बात? तो दो पैरामीटर, व्हाट द टू पैरामीटर्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? Sir, mu and standard deviation. Mean and standard deviation. देयर आर टू टर्म्स हियर। जब सैम्पलिंग करने जा रहे हैं, कुछ सैंपल मीन भी होगा, एक पॉपुलेशन मीन भी होगा। पॉपुलेशन मीन होगा अगर 100 बच्चे हैं क्लास में, 100 के 100 बच्चों के मार्क्स को कंसीडर किया गया है, दैट मींस पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन क्या है? मैंने उसमें से कुछ कुछ रोल नंबर उठा लिए, पहले 20 में से दो बच्चे, फिर 20 में से दो, फिर 20 में से दो, तो कुल मिला के 10 स्टूडेंट्स का मीन निकाल दिया मैंने, दैट इज सैंपल मीन। तो व्हाट आर द टू पैरामीटर्स? पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो समझ आया बेसिक? कैन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब ध्यान देना प्लीज। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ये फाइंड करो प्रोबेबिलिटी। आपको सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन दे रखा होगा। जैसे सपोज किसी डेटा का दे रखा है 70 इज द मीन, किसी क्लास के मार्क्स दे रखे हैं कि 70 इज द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस पॉपुलेशन। फिर वो कहते हैं बताओ क्या चांसेस हैं, कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं 50 में से, 50 में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके मार्क्स 80 से ऊपर आए। कुछ क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसा होगा, आपको दे रखा हो 80 से ऊपर आए, मतलब बताना कर्व की राइट हैंड साइड के बारे में बात कर रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड के बारे में। मैं दोबारा बोलता हूं, इस पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स हैं 70, Right inside. राइट, 70 मार्क्स हैं। पॉपुलेशन मीन गिवन है आपको। क्वेश्चन कैसे आएगा? सपोज क्लास में 50 बच्चे हैं। क्वेश्चन सुनना पहले आराम से, उसका ट्रेंड समझने की कोशिश करो, फिर मैं आऊंगा फॉर्मूले पे। मैंने फॉर्मूला भी नहीं बताया, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे, आपको फॉर्मूले का रेलेवेंस भी समझ नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है फॉर्मूले। तो क्वेश्चन को पीछे पीछे दोहराओ मन ही मन। अगर आप नहीं बोलोगे साथ साथ तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी।
लेकिन अगर आपने रिपीट किया, आप कहोगे इससे आसान क्वेश्चन नहीं है सर, क्योंकि बहुत स्कोरिंग बन जाता है, एक बार अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है। तो प्लीज एक बार पीछे पीछे क्वेश्चंस को दोहराओ जो मैं बोल रहा हूं कि पूरी क्लास का पॉपुलेशन मीन क्या है सर, 70। मेरे से पूछा क्या गया, उस क्लास में 50 बच्चे हैं, बताओ क्या चांस है, कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके 80 मार्क्स से ऊपर। अब ये बताओ पहले ग्राफ में कौन सी साइड की बात हो रही है, राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की? Right hand side. अगर इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट ऐसे परी कर दें तो कुछ ऐसा, और ये है 70, ये है 80, इज इट राइट? क्लियर हो गया ना? अब तो बिल्कुल साफ। पर ध्यान रखना, म्यू है जो इसकी पीक को डिसाइड करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है जो इसके स्प्रेड को डिसाइड करता है, राइट? तो मैंने यहां लिखा 70, 80, मैंने अपना क्वेश्चन अपने सामने लिख लिया और कह रहे हैं बताओ कितने चांस है 50 बच्चों में से, 50 में से, राइट? किसके ऊपर लाए करें, 80 से ऊपर लाए करें। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको सर। साथ में आपको क्या गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी डेविएट करती है, वो भी गिवन होगा। सपोज 2.5, ऐसे करके आपको क्वेश्चन गिवन होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे यहां निकालना है कितने बच्चे यहां लाए करते होंगे, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इधर की। एक बार मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाए, सपोज मुझे किस प्रोबेबिलिटी आंसर मिल जाता, देखना 10% स्टूडेंट्स लाए हैं, ढंग से सुनना क्लास, बताऊंगा कैसे निकलेगा अभी ये प्रोबेबिलिटी। नवीन सर आपने कैसे फाइंड करी वो बताऊंगा, फॉर्मूले से निकलेगी। बट एक बार अगर मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि 10% स्टूडेंट्स हैं जो 80 से ऊपर लाए करते हैं, तो मैं निकाल सकता हूं कितने स्टूडेंट्स होंगे, 50 के 10%, 50 के 10%, बताओ। So 5. 5। तो मतलब मेन टारगेट क्या इस क्वेश्चन, मुझे प्रोबेबिलिटी तक पहुंचना है, मुझे उस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितना चांस है कि यहां पर कोई बच्चा लाए करता हो इस कर्व में, राइट? जैसे कि किस में चांस क्या बताना, इस वाले एरिया में जो मैं मार्क कर रहा हूं, इस एरिया में क्या चांस है कि वो लाए करता हो, 50%। आधा आधा तो हमें पता ही है, हमें बस कैसे जानना है इस एरिया की भी कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट बना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब मैं इसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि सर इस कर्व में छोटे छोटे पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फाइंड किया जाता है। वर्ड बोलो पीछे, स्टैंडर्ड। अब फॉर्मूला समझ आएगा तुम लोगों को, क्योंकि कुछ चीजें तो हमें दिख रही हैं सर, ये 50% प्रोबेबिलिटी, 50% प्रोबेबिलिटी, बट अगर कोई शेडेड रीजन आ जाए, जैसे भी आपने पूछा सिर्फ इसका पार्ट देखना, सिर्फ इसका पार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। वर्ड बोलो क्लास पीछे पीछे प्लीज। हाँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, तो उसको किससे बोलते हैं सर, दैट इज नोन एज जेड। तो प्लीज इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के फॉर्मूले को अच्छे से नोट करना, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है इनकी वो एक टेबल से लिंक्ड है, उन टेबल को बोलते हैं जेड टेबल। तो जब आपको किसी जेड की वैल्यू पता होगी तभी आप उस एरिया की क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो अब कोई भी अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ की, अपने डेटा की कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता है उस टेबल के थ्रू। जैसे पॉइजन की टेबल होती है, ई की टेबल होती है, लॉग की टेबल होती है, ऐसी जेड की भी टेबल होती है। वो इस ग्राफ की क्या बताती है आपको, Probability. प्रोबेबिलिटी। तो कहने सर ठीक है, फिर मतलब पहले मतलब जेड निकालना जरूरी है। मैंने कहा हाँ, पहले जेड निकालना जरूरी है। और जेड कैसे निकालता है, ये वैल्यू, ढंग से सुनना, जिस वैल्यू की तरफ तुम मूव करना चाह रहे हो, एक्स, इसको एक्स बार बोलते हैं वैसे, माइनस म्यू। व्हाट इज म्यू? Mean. पॉपुलेशन। Mean. क्वेश्चन में गिवन होगा, पहचानना सीखो, साथ साथ बोलो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक्स बार इज एक हिपोथेटिकल, एक एज्यूम्ड वैल्यू, इट इज Population mean. mean upon standard deviation will give you standard normal variate, that is z। और एक बार उस z की वैल्यू मिली और जैसे मैं टेबल में देखूंगा मुझे इस रीजन की क्या मिल जाएगी क्लास, Probability. प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इस z की प्रोबेबिलिटी की, इस रीजन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं, पूरी की मुझे पता है, पूरी की कितनी क्लास, 0.5. 0.5। 50%. इसकी अगर मैं z से निकाल लेता हूं तो मैं 0.5 में से अगर ये प्रोबेबिलिटी माइनस कर देता हूं तो जो बचेगी वो किसकी होगी, शेडेड रीजन। यस नो? Yes, sir. तो कहने का मतलब सर ये बात ठीक है, आप बस ये सिखाओ इतनी पार्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो दो रूल, सबसे बड़े दो रूल। पहली बात, हम इस ग्राफ में तब तक प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते जब तक हमें z की वैल्यू नहीं पता। पहली चीज रिपीट करना पीछे पीछे जो मैं बोल रहा हूं, इस ग्राफ में हम तब तक कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ z। फर्स्ट थिंग।
दूसरी थिंग जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं जनरली निकालते वक्त इसको, वो सोचते हैं मैंने z की वैल्यू निकाली है इधर, तो प्रोबेबिलिटी राइट साइड की गिवन है। प्रोबेबिलिटी हमेशा बताऊं किसकी गिवन होती है, जो z को कनेक्ट करता है किससे, पॉपुलेशन मीन से, हमेशा उस रीजन की आएगी। तो कहने का मतलब बताना क्लास किसकी आएगी प्रोबेबिलिटी, नंबर 1 या नंबर 2? Number 1. नंबर 1। Number अगर 1. सपोज x इधर होता, सपोज ये वैल्यू 50 होती, सपोज इन केस, तो मैं दोबारा यही फॉर्मूला लगाता, फॉर्मूला सेम रहता है, सही है, फॉर्मूला में फिर वही लगाता z निकालने के लिए। लेकिन इस बार जो मुझे z की वैल्यू देख के प्रोबेबिलिटी मिलती, वो किसकी मिलती देखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? Number 3. नंबर 3। दीज आर द बेसिक रूल्स। पहले चेक होना चाहिए भाई प्रोबेबिलिटी कौन सी साइड की निकल रही है, कौन से पोर्शन की निकल रही है। आगे खेल तो हम बाद में खेलेंगे, तो हमेशा z हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी देता है, उस एरिया की जो एरिया किससे जुड़ा हुआ है, पॉपुलेशन मीन्स। तो हम अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सपोज यही वाला करके देखते हैं अभी जैसे हम कर रहे थे, 50 स्टूडेंट्स थे क्लास में। तो z की वैल्यू बताओ भी, क्या फॉर्मूला है? minus mu upon my standard deviation. ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं फटाफट। 80 माइनस 70 अपॉन 2.5, राइट क्लास? तो अब आ गया मेरे पास 10 बाई 2.5, यहां से 0 पर 25 कितना आ गई, तो मेरे पास Z4 आ गया किस पॉइंट पर, 80 के पास Z की वैल्यू कितनी आ गई। इसका मतलब मुझे Z की टेबल में किसकी वैल्यू देखनी है, 4. उसके सामने पक्का कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, यस नो? तो मैं Yes, sir. आपको Z की टेबल भेज रहा हूं, आपके ग्रुप पे आ रही है अभी 1 सेकंड में। आप सब उसके आगे देख के बताओ Z4 की वैल्यू क्या गिवन है, राइट? आई एम सेंडिंग यू। चलो भैया, हाँ Z की टेबल देखनी है, आइए, नहीं आई, मैं सिखाऊं उसको कुछ। Sir, एक Z- बार बता दो. सपोज ये वैल्यू अभी हम ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि अभी जितनी टेबल मैंने भेजी है, 3 ले लो आप इस वैल्यू, समझने के लिए तो कर रहे हैं ना। 3 पे क्या वैल्यू देख के पहले देखना सीखो टेबल को। 3 की वैल्यू बताओ कितनी। 3 के सामने देखो, ऊपर देखा होगा कॉलम्स में 0.00, 0.01, 0.02। तो मुझे कौन सा देखना है, 3 है ना, तो 0.00 के नीचे देखो 3 में। अच्छा सपोज ऐसा होता 3.23, आपने 3.1 देखी है ना, देखो यहां से मैं बना के बता रहा हूँ, ये देखो आपने 3.1 देखी, यहां से देख लो बोर्ड पे, यहां से क्लियर हो जाएगा। फिर ऊपर दे रखा है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03। मैंने आपको बोला है क्लास, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.23। तो 3.1 नहीं देखेंगे हम, 3.2 पे जाएंगे हम, फिर 2 पे जाएंगे, बट 2.3 मांगा है सर ने, तो यहां पर आएगा 3.20। चेक करो, यही आ रहा है 3.20। इधर क्या आएगा 3.21, 2.1. इधर क्या आएगा 3.2। 2. मैंने ये वाली वैल्यू मांगी आपसे, इज इट राइट? चेक करो, 3. बताओ क्या वैल्यू आ रही है। रोज में देखो 3.2 रोज, Yes, sir. 3.2 में जाओ, सबसे पहली वैल्यू कौन सी देखी है 3.2 की? 0.4993. हाँ, अब इसी वाली रो में आपको जाना है 3.23 तक। तो पहला है 3.20, फिर है 3.21, फिर है 3.22, फिर है 3.23। चेक करो, वैल्यू देख के बताओ कितनी आ रही है। 0.4994. 0.4994. हाँ, अगर सबकी आ रही है तो आपको टेबल देखनी आ गई है, नहीं तो आप मेरे से क्वेश्चन पुट अप करो टेबल के रिगार्डिंग, नहीं तो हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे जब तक टेबल देखनी नहीं आती। हाँ जी, आ रही है सबकी वैल्यू? Yes, sir. एवरीवन ठीक है, तो अब देखना प्लीज सबके सब, अगर ये वैल्यू निकल आती है 3 पॉइंट, सपोज कितना बोला था अभी, ओ सॉरी 0.4994, सपोज ये वैल्यू निकल आती है, ठीक। ये कहाँ की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये कहाँ की प्रोबेबिलिटी है ये प्लीज, 1, 3, 4 या 2? 1. 1। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो 0.4994, इज इट राइट क्लास? बट आपको क्या निकालनी नवीन सर, शेडेड पोर्शन की 80 से ऊपर, पूरी कितनी है 0.5। अगर मैं 0.5 में से ये एरिया माइनस कर देता हूं, इसकी मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी, बस ये बताओ जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ कितनी है लगभग, जल्दी निकाल के, 0.5 में से 0.4994 माइनस कर। So 0.0006. हाँ, आ गया पॉइंट
तो अब बताओ मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई है, मुझे बताओ कितने बच्चे यहाँ लाई करते होंगे। तो आप मुझसे क्या बोलोगे, सर प्रोबेबिलिटी तो पता है मुझे, ये बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने थे टोटल स्टूडेंट्स, याद करो क्लास स्टार्टिंग में। 50. 50 का 0.06 लाइज अबव 80, यस नो। 50 का पूरा डेटा क्या था, ये पूरे डेटा का स्प्रेड ही तो है। तो पूरा डेटा कितना है 50, ये लिख रहा हूं देखो यहाँ पर क्लास, पूरा डेटा कितना था 50। तो इस 50 में से कितने बच्चे वहां लाई करते हैं 0.06, इज इट राइट। अब आ गया तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ क्या दिखाता है, तो इट शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एंटायर डेटा, उसका पूरा स्प्रेड दिखाता है। और आप उससे कहीं से ही पता लगा सकते हो कितने बच्चे की क्या प्रोबेबिलिटी है कहां होने की, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, नियर अबाउट पॉपुलेशन मीन। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, आप सब पता लगा सकते हो। तो ये पूरे डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके आपके सामने रख देता है। गेम समझ आ गई सबको। करें अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, तो बताओ ये फाइनल टेक करते हैं 0.06 और 50, देखना भी इतनी आएगी ना क्लास, 0.06 और 50 दैट इज 6/100, कुछ ऐसा आ रहा है। 5 6 30, 30/10, कितने बच्चे होंगे उधर 3 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 80, इज इट राइट। Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चंस आप करो, मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ, ठीक है। फिर आपसे नहीं होगा मैं बोर्ड पे करूंगा, और मैं तब तक कराता रहूंगा जब तक आप ये नहीं कहते कॉन्फिडेंस आ गया सर। बट कॉन्सेप्ट यही है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट आ गया ना सबको। तो हम अपने क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। Assume mean height of students in normal distribution is 170 centimeter. तो बना लेते हैं पहले ग्राफ, हमेशा बना लेना पेपर में, ठीक है। ये 170 सेंटीमीटर आपको पॉपुलेशन मीन आ गया, ठीक है क्लास। यहाँ आगे With a variance of 27 centimeter. वेरिएंस है मतलब सिग्मा स्क्वायर 27, इज इट राइट। Yes, sir. आगे How many students in a college of 1000 students would you expect to be over 183 centimeter tall? ओके 183 से ऊपर होने चाहिए, मतलब यही हो गया पहले जैसा ही हो गया। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, स्टेप बताओ नैंसी जल्दी। Sir, Z find करना है जेड first. फाइंड करना है। 183 माइनस 170 अपॉन, ये कितना आ रहा है रूट निकाल के, 27 का रूट कितना आ रहा है 5.2. 5.2। तो ये आ गया हमारे पास 13 अपॉन 5.2, ये आई है सबकी वैल्यू। तो कितना है जेड 2.5. Yes, sir. अब बताओ 2.5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है जेड में देख के बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ। 0.4938. हाँ 0.4938, ढंग से देखो क्लास, फालतू में मार्क्स कट जाएंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है जेड की 0.4938, 38. यही है ना भाई। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो क्या आ गया 0.4938, ये आ गया। मैं कोई भी वैल्यू अगर लाई कर रही है बिटवीन 170 एंड 183, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.4938। बट तुम्हें यही चाहिए क्या या कुछ और चाहिए। Sir, कुछ और चाहिए. Sir, shaded That area is की चाहिए, तो 1 subtract. 83 से ऊपर की चाहिए हमें, आपने सर ये वाली निकाली है। तो मैं एक काम करते हैं, पूरे की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस पूरे रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या है यहां तक 0.5, इसमें से हम ये वाली माइनस कर देते हैं टू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो मैंने लिखा देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 183, वो कैसे निकलेगी 0.5 माइनस 0.4938, इज इट राइट क्लास, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. तो कितना आ रहा है 0.0062. 0.0062। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किससे ऊपर अबव 183 मार्क्स, ये निकालना है, पूरा लिख देना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या हाइट है शायद, इसमें हाइट था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज द हाइट ऑफ ग्रेटर देन 183 सेंटीमीटर इज 1000 into 0.0062, is it right class, check करो। आंसर इज 6.2. बट 2 नहीं हो, 0.2 नहीं हो सकता ना, तो आंसर क्या देना 6. पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 6, only 6 students who has the height above 183 centimeter, yes सबको आया एवरीवन। सर ये लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दो।
कहाँ तक आया आपको? like 1000 into 0.0062. क्यों किया हमने? अब वो तो ठीक है मल्टीप्लाई करा, बट आपने भी कहा ना कि वो 2 पॉइंट नहीं हो सकता। हाँ 6.2 है ना, तो हाँ इंसान कई पॉइंट्स में तो हो नहीं सकते ना जानवी। हाँ ठीक है। कभी ऐसा सुना है क्लास में बोले हम 2.5 बच्चे बैठे हैं? 0.5 माइनस के बाद जो करा है वो नहीं समझ आया, कि एक बार आप एक्सप्लेन करना। ये पूछा नहीं है, इन्होंने ये पूछा था हमसे, ढंग से सुनना, हम्म। कि ऐसे कितने बच्चे हैं इस क्लास में जिनकी 183 से हाइट ऊपर है। तो मैंने कहा डेटा में तो ये है, ये वाला रीजन। तो कह रहे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैंने कहा उसकी प्रोबेबिलिटी सीधे नहीं निकल सकती, क्योंकि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम जेड के थ्रू निकालते हैं, और जेड हमेशा जो भी प्रोबेबिलिटी देता है इस लाइन के आसपास की देता है। म्यू वाली लाइन है ना, इसके आसपास की देता है, तो उसने मुझे ये प्रोबेबिलिटी दी थी, ये मेरे पास आ गई। मुझे पता है आधी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। आधे डेटा की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। 0.5 में से मैंने ये माइनस कर दी, तो मुझे पता लग गया इन बच्चों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओके दैट इज 0.0062। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि कुछ बच्चे वहां भी हैं। तो मैंने बोला अच्छा बताओ टोटल क्लास के बच्चे कितने हैं, उन्होंने बोला 1000। तो मैंने कहा देख 1000 में से ना 0.0062 उधर है। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास 6 बच्चे आ गए, 6 स्टूडेंट्स। ओके सर, ओके। आ गए भी सबको? यस सर। चलो आगे वाला क्वेश्चन अगला करो जो मैंने दे रखा है। A workshop produces 2000 units per day. 2000 यूनिट्स पर डे, ओके। The average weight of units is 130 kg. देखना है सही, 130 भाई क्लास सही है, पहला पॉइंट ठीक है। आगे Standard deviation of 10 kg. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 kg, ओके। आगे Assuming normal distribution, how many units are expected to weigh less than 142? लेस देन 142. हाँ बताओ ये कौन सा रीजन शेडेड करना है मुझे, जल्दी बताओ क्लास। 130 to 142. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखा है कुछ। लेस देन 142 मतलब पूरे डेटा का लेस देन 142। देखो क्लास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से नोट करना इसको। देखो इधर सबके सब बोर्ड पे प्लीज देखना, मैं सही शेड कर रहा हूँ, लेस देन 142। हाँ भाई यस सर। ये क्लास चलो अब करते हैं इसको सॉल्व, जरा दिमाग लगाते हैं। देखना प्लीज सबके सब बोर्ड पे देखना, नहीं मिस हो जाएगा, बाद में प्रैक्टिस तो घर पे भी कर सकते हैं, ये मिस हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दिया अभी। तो फॉर्मूला क्या लगाना बताओ खुशी। 142 minus हाँ 130. जेड बोलो पहले, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड, हाँ Sample माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वैल्यूज बोलो सब, देखना भी सामने। 142 minus 130. 130 अपॉन 10. 10, 1.2. तो यहां तक आ गया, जेड आ गया भाई। अब मेरे को खुशी सोच समझ के बताना जो मैं पूछ रहा हूं। अगर मैं जेड की वैल्यू देखता हूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी वाला रीजन कौन सा है जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी? 130 to 142. वेरी गुड, 132। क्लास अच्छे से बोल लो, पीछे सच में फंस जाओगे पेपर में। देखो मैंने यहीं का निकाला ना 130 to 142, तो जाहिर सी बात प्रोबेबिलिटी मुझे यहीं की मिलेगी। तो मतलब इतने पार्ट की प्रोबेबिलिटी मिल गई मेरे को, देखना इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी मिल गई। यस क्लास, कितनी जो भी आएगी अभी निकाल लेते हैं, पहले निकाल दो और आसान हो जाएगा। जेड 1.2 की प्रोबेबिलिटी निकालो, कितनी आ रही है? 0.49. 0.3849। दोबारा बोलो प्लीज। 3849। हाँ भैया ये क्लास चेक करो। यस सर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना मैं सही लिख रहा हूँ। इस एरिया की प्रोबेबिलिटी आई है मेरे पास 0.3849 इस वाले की, बट मुझे निकालनी पूरे की है। क्लास कोई हेल्प करो, कैसे होगा ये? सर दूसरी 0.5 निकाल ऐड कर देंगे। माइनस एक मिनट एक ही करके। तनिषा हाँ बोलो, पहले तनिषा बोल रही। सर 0.5 ऐड कर देंगे। ये कह रही है सर यहाँ की तो पता ही है हमें, ये वाली तो हाफ रीजन की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है। वो कह रही है 0.5 है आधे रीजन की। सही है क्लास ये? यस सर। तो 0.5 प्लस 0.3849, 0.8849. वेरी गुड। पूरे की आगे मेरे पास 0.8849। अब मेरे को ये बताना कितने प्रोडक्ट्स होंगे 2000 में से जो 142 से नीचे लाइक करें। 1769 कैसे निकाला? into 2000 ना? इनटू 2000। आ गया क्लास, सिंपल ना? फॉर्मेट समझ आ गया सबको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से? यस सर। वेरी गुड, तो इसको नोट कर लो प्लीज, और जैसे हो जाए फिर मैं नेक्स्ट देता हूं। अब ये उल्टा दूं एक ऑपोजिट क्वेश्चन। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्लास, पहले सुनना फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आता है जिसमें प्रोबेबिलिटी गिवन होती है और आपको z निकालना होगा। उसी टेबल से z भी निकल जाएगा ना अगर प्रोबेबिलिटी पता है। भाई z से तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, क्या तुम प्रोबेबिलिटी से z नहीं निकाल सकते? जल्दी बताओ, यस नो। Yes, sir. ऐसा करता हूँ, ये ऑपोजिट कैटेगरी है, पहले मैं इसका एक कराता हूँ, फिर आपको एक और दूंगा, फिर आप वो सॉल्व करना, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना? ऐसे नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो आप सब बोर्ड पे देखो, पहले एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ये बोलना जरा क्वेश्चन जो भी आया आप पे किसी पे एक। Mean of normal distribution is 20. हाँ ये देखो, पहले हम ग्राफ वही बनाएंगे जो पहले बनाते थे, और मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, राइट? तो ये 20 देखना क्लास सही है? यस या नो बस थम्स अप करते रहो, फिर देखो मैं आगे बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा तब करना, अभी करना मत साथ साथ। Yes, आगे sir. बोलो चेष्टा। And 9% of the values exceed 25. ओके, Find 25 से ऊपर की वैल्यू कितनी एक्सीड करेंगी? इसने प्रोबेबिलिटी पहले दे दी है, कितनी है? 9%. 9%। तो 9% हो गया पॉइंट, ये हो गया। Yes, sir. तो ये इसने बोला सर 9% एक्सीड्स 25, 25 से ऊपर एक्सीड कर रहे हैं। अब मैंने कहा निकालना क्या, आगे बताओ। Find standard deviation of distribution. फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। अब मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को एक फॉर्मूला पता है बस, स्टैंडर्ड नॉर्मल पीरियड का, इसके अलावा कुछ पता है इसमें? तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं हम क्या हेल्प हो सकती है, लिखेंगे अपने आप रास्ता दिखाई देगा ना। तो मैंने यहाँ लिखा, देखना z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। 25 म्यू कितना? 20 स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा अगर मुझे किसी तरीके से किसकी वैल्यू पता लग जाए, z की। देख लो आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को सिर्फ किसकी वैल्यू पता लग जाए, z की, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऊपर हिंट है z की वैल्यू के लिए, उन्होंने मेरे को क्या दे दी? एक साइड की प्रोबेबिलिटी दे दी है। बताना यहां से मैं z की वैल्यू नहीं निकाल सकता, मुझे z की वैल्यू निकालने के लिए इस एरिया में आना पड़ेगा। यस या नो, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यहीं से निकलती है z की वैल्यू, इसके बिना निकलेगी नहीं। तो मुझे इस एरिया में आना पड़ेगा कि नहीं क्लास, जल्दी बताओ फटाफट। Yes, sir. तो उसके लिए मैं कैसे पहुंचू? सर इस पूरे एरिया की वैल्यू है 0.5, आप 0.5 में से क्या माइनस कर दो नवीन सर? 0.09. 0.09। तो मतलब कुछ ऐसा कर लो, और जो बचेगा वो यहाँ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी, z नहीं आएगा अभी भी, प्रोबेबिलिटी आएगी। यस क्लास, बताओ कितनी आ रही है? 0.41. 0.41, ठीक है जी, 0.41। अब देखो, हम पता पहले कैसे देखते थे, पहले हम z के आगे देखते थे प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है। अब तुम देखो पूरी टेबल में 0.41 कहां गिवन है, मैं भी ढूंढता हूं, तुम भी ढूंढो। अभी तक आप ऐसे देखते थे, देखो इधर z गिवन होता था, z वैल्यू गिवन थी नहीं गिवन थी? अभी कैसे देखते थे उसको? जैसे 1.0 देख रहे हो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे देख रहे हो। फिर यहाँ रोज दे रखी होती थी 0.01, 0.02, 0.03, ऐसी था भाई क्लास। जल्दी बताओ फटाफट। Yes, sir. Yes. ये सब z है, ये सब क्या है? z। मैंने z देखने को नहीं कहा, मैंने प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसके अंदर होती है, यहाँ पर ये है प्रोबेबिलिटी। यहाँ तुम ढूंढो 0.41 कहाँ गिवन है, जहां भी गिवन होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ढूंढना है तुम्हें? Z. तो मेरे को देख के बताओ ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो 0.41 जैसी दे रखी? Sir, 1.35. 1.35। सर 1.35 1.35 चेक करते हैं। 35 में दे रखा है 4115, राइट? तो 4115, और इसमें दे रखा है, ज्यादा नजदीक कौन सी है? 1.34, 1.35, देख के बताओ। सर 34 होगी क्योंकि 4.00099 है उसमें। मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि वो नजदीक है। आप चेक कर लो, डिफरेंस देखो, 2.41 से। Yes, sir. तो 1.34 वी विल कंसीडर, राइट? तो देखो सब, तो मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू देखी, और मुझे z की वैल्यू क्या मिली? 0.41 तो क्या थी? प्रोबेबिलिटी। तो z की वैल्यू आ गई हमारे सामने 1.34। इस प्रोबेबिलिटी पे मैंने इसकी z की वैल्यू देखी, ठीक है ना भाई? तो यहाँ 1.34 रखो। अब आंसर निकाल के बताओ। सिग्मा 3.73. 3.73. इसी का एक और पार्ट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करा था, याद है? Yes, sir. हाँ, तो कैसे करते थे एक बार बताओगे मेरे को? उसमें x दे रखा होता था और यहाँ px दे रखा होता था।
तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ सर? प्रोबेबिलिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्रोबेबिलिटी सामने रखते थे, राइट? आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे तो हम सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी सामने रखेंगे। किसकी? जैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होता था उसका भी तो मीन ऐसे निकालते थे ना, समीशन fx अपॉन समीशन f, ऐसे निकालते। Summation x इसका px फॉर्मूला कैसे बनवाया था याद है? px x ऐसे करना है, मल्टीप्लाई दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उस पूरे का क्या? समीशन बाय px। समीशन px क्या होता है हमेशा? 1. तो फॉर्मूला हमेशा क्या रह जाता था? समेशन x ये रह जाता था, याद है? सैंपल्स की। तो ये क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, नॉर्मल है तो आपको क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो जाएगा, नाम से ही क्लियर हो जाएगा मुझे इसमें बनाना क्या। तो कई बार आता है फॉर्म द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो ये इसी का पार्ट है सैम्पलिंग चैप्टर का ही। तो प्लीज आप एक क्वेश्चन लिखो, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा बनाना कैसे। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज। एक पॉपुलेशन है जिसमें 4 वैल्यूज गिवन है, 0 2 4 6। पढ़ो वहां पर साथ साथ। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट। आप सारे पॉसिबल सैंपल निकालो विद रिप्लेसमेंट ऑफ साइज 2। साइज 2 मतलब जैसे पहले निकाला मैंने 0 0 0 2 0 4 0 6, यस नो। तो आपको ऐसे दो दो के सैंपल्स निकालने हैं। तो कितने पॉसिबल सैंपल आप निकाल सकते हो? पहले तो आप वो सैंपल बनाओगे, सैंपल्स, फिर सैंपलिंग की क्या बनानी है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले आप सैंपल बनाओ सारे, कितने पॉसिबल सैंपल हो सकते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर में बनाना मतलब पहला कैसे होगा? 0 2 0 0 विद रिप्लेसमेंट है ना, तो 0 गया, पहले मैंने 0 निकाला फिर रखा, फिर 0 भी तो आ सकता है, यस नो, बिकॉज इट इज विद रिप्लेसमेंट। यस 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 यस। तो 0 0 अगला बोलो क्लास। और 0 2 0 4 0 2 वेरी गुड, 0 4 0 6 0 6 ऐसे करके बनाओ। अगली भी फटाफट जल्दी से 2 0 2 2। सर डन। डन है सबको? यस सर। तो फर्स्ट 4 मैंने बोल दिए थे, सेकंड 4 बोलो 2 वाले। 2 0 2 2 2 4 2 6। सैंपल्स बना लिए सबने? टोटल कितने बने क्लास? 16। 16, ओके। ऐसे करके आपने निकाल लिया, राइट? अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के आगे क्या लिखा है उसी से आपको समझ आ जाएगा मुझे क्वेश्चन में करना क्या। Draw all possible samples with replacement of size 2 from the population वो तो कर लिया and ना, hence लास्ट लाइन बोल रहा हूँ। find the sampling distribution of sample means ओके, फाइंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ sample Sampling means. सैंपल मीन्स। तो आपने जो जो सैंपल निकाले पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा? मीन, यस नो। देख लो इधर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, किसकी कीवर्ड पढ़ो इधर क्वेश्चन में। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हो आप क्वेश्चन भी नहीं समझ पाओगे पेपर। फाइंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? Sample mean. सैंपल मीन। तो मतलब पहले सैंपल का मीन निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो आपने जो जो सैंपल निकाले मैं यहां लिख रहा हूं और सबका मीन निकालते हैं। देखो कैसे, ये आपके सैंपल्स हैं 0 0। अगला क्या है? 0 2 0 4 0 6. ये क्लास बताओ, इसका मीन निकालो इन दोनों का, सैंपल मीन। हाँ जी, कैसे निकलता है मीन? Summation x upon n. हाँ, तो दो वैल्यूज हैं सैंपल्स में, 0 + 0 डिवाइड बाय 2. कितना आएगा? 0 0। इसका बताओ 0 + 2 डिवाइड बाय 2। 1. 1 0 + 4 डिवाइड बाय 2। 2. 0 + 6 डिवाइड बाय 2। 3. आगे मीन निकालना। तो ये देखो, ये कह रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, बताऊं किसकी? लेकिन सैंपल मीन्स की। तो पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा, फिर मैं आपको सिखा सकता हूं कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है। बहुत सिंपल, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं वैसे निकालेंगे, सेम टू सेम, बट दिस टाइम वी डूइंग इट फॉर सैंपल्स, नॉट फॉर द एक्चुअल डेटा। वी आर डूइंग इट फॉर सैंपल्स विद द सेम फॉर्मूला। तो पहले फटाफट ये निकलवा दो प्लीज जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूं ये पॉसिबल कैसे। 0 के बाद 0 6 के बाद 2 0. 2 0 2 2 2 4 2 6 4 2 फिर है 4 0.
40 42 42 44 44 46 46 लास्ट 60 60 62 62 64 64 66 बोलो भी वैल्यूज So 1, 2, 3, 4. ये 1 2 3 4 आगे 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 2 3 4 5 लास्ट 3, 3, 4, 5. 3, कितना 3, 4, 3, 4, 5, 6. 3 4 5 6 यही क्लास। अब मुझे इन सब की निकालनी है भाई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है बताया था मैंने। पहले हम एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, अब हमें सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यस नो। तो मैं निकाल रहा हूं, देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स क्या है इसमें अब मेरे लिए सैंपल्स, बस ये है और कुछ भी नहीं है। बनाऊं प्रोबेबिलिटी, देखना इधर। 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 16. सही है ना क्लास, चेक करो। Yes, हाँ sir. तो अब मैं इसको फाइनल बनाने जा रहा हूँ, देखना टेबल को। तो जब सैंपल निकालूंगा सारी वैल्यूज को एक एक बार लिखूंगा मैं। तो जो जो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। सैंपल मीन क्या क्या आ सकता है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज आ सकती हैं, चेक कर लो। इसके अलावा कोई वैल्यूज है? अब बताओ 0 की कितने चांसेस है आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। Sir, 1 by 16. 1 by फेवरेबल 16 केसेस 1। टोटल नंबर ऑफ केसेस बताओ जल्दी। 16. 16। दूसरे 1 का बताओ, 1 कितनी बार आ रहा है टोटल। काटते जाओ ना ऐसे, 1 2 2। by 2 by 16. 2 by 16. 16. अगला बताओ 2 वाला। 16. 3 by 3 3 16. by 16. वेरी गुड, 3 by 16। अगला बताओ 4 by 16. 4 by 16। 4 3 by 16. 3 by 3 by 16. 16। अगला 2 by 16. 6 1 by 16. हो गए, चेक हो गए। 16 ही बन रहे हैं, चेक कर लो। आया सबको? Yes, sir. तो हमने बना दिया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बना दिया। अब मैं बोल रहा हूँ सैंपल का मीन निकालो, तो कैसे निकालो? x इंटू पी एक्स कर लो। yes sir Yes, sir. अगर वो पार्ट भी पूछे तो निकाल सकते हो ना। अभी तो इन्होंने सिर्फ क्या बोला है बनाने को, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ये रहा सैंपल मीन और ये रही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी से बनते हैं। यही करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनकी क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। आ गया क्लास? Yes, sir. इसके नीचे 2 पार्ट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो निकालो मीन ऑफ पॉपुलेशन, एक निकालो मीन ऑफ सैंपल। मीन ऑफ सैंपल बताओगे कोई कैसे निकलेगा? मीन ऑफ सैंपल्स, हाँ पी एक्स इंटू Sample. सैंपल को क्या ले लो, एक्स ले लो। Yes, sir. तो मैं देखना ये लिख रहा हूँ समीशन पी एक्स इंटू एक्स, क्योंकि नीचे अगर मैं प्रोबेबिलिटी करूंगा भी, फ्रीक्वेंसी को ऐड भी करूंगा, वो क्या होता है ऑलवेज 1। इज इट राइट? Yes, sir. yes sir अब मैं बोल रहा हूँ ये नहीं चाहिए मुझे बताओ मीन ऑफ पॉपुलेशन। तब को दिमाग लगाओ, इस नाम से शांति से सोचो। आपने सैंपल्स कहां से निकाले हैं? सुनना सारी मेरी बात, करना मत इस वक्त कुछ भी। ये सैंपल्स कहां से निकाले? पॉपुलेशन से। वो पॉपुलेशन में कितनी वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में, चेक करो। 4. ओनली 4 वैल्यूज आर गिवन। तो 4 वैल्यूज कौन कौन सी थी? 0, 2, 4 0 2 4 6 एंड 6 थी। yes तो मैं चारों को ऐड करूं, कितने से डिवाइड करूं चारों को? 4. दिस इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे क्लास? population mean Population. तो इसमें 3 क्वेश्चन निकलते हैं इस क्वेश्चन से। पहला सुनना, मेरे को सब आता है कि नहीं आता, नहीं तो दोबारा पूछो। फर्स्ट, हाउ टू फॉर्म सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्म कर सकते हो? yes sir मैं वेट कर रहा हूँ क्लास, यस या नो। Yes, sir. उसके लिए क्या करना होता है, पहले सैंपल्स बना लो और सैंपल्स के आगे टेबल बना दो विद प्रोबेबिलिटी। बना दोगे? द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड द सैंपल मीन। बट सैंपल मीन के लिए पहले तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गया? सेकंड क्वेश्चन भी। लास्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन मीन, नॉर्मल मीन। Normal mean. नॉर्मल मीन। तो आप इसको करो, इसकी बात आंसर बताओ फटाफट क्या आ रहा है। Multiplying this x with इनको मल्टीप्लाई px. करने पे, सबको समीशन करने पे क्या आ रहा है? Summation. So summation is coming 48 by 16. So 60 that 48 is by 3. 16. 16। 3.